ओम कल्याण मार्ग का पथिक भाग संख्या 35। शास्त्रार्थ का पहला अनुभव। आर्य समाज से संबंध रखने वाले पुराने अनुभवी पुरुष भूले न होंगे कि संवत 1943 के प्रथम 3 मास अर्थात सन 1806 के मध्य भाग तक यदि पौराणिक पंडितों तथा आर्य जाति के संस्कृतज्ञों के साथ किसी प्रकार का धार्मिक विचार होता था तो उसमें आर्य समाज के प्रतिनिधि ब्राह्मण कुलोत्पन्न महाशय ही हुआ करते थे। आर्य सन्मार्गदर्शिनी सभा कलकत्ता के आक्षेपों का उत्तर अवश्य खत्री कुलोत्पन्न लाला साईदास जी ने उर्दू में दिया था, किंतु संस्कृतज्ञों के सामने आर्य समाज की ओर से एकाक्षी पंडित मूलराज व ऐसे ही अन्य विद्वान पेश किए जाते थे। इसके अतिरिक्त लाहौर के सिवाय और किसी आर्य समाज को अधिकार न था कि शास्त्रार्थ आदि के लिए उद्यत हो सके। न केवल यही, प्रत्युत कोई भी गृहस्थ साधु पुरुष लाहौर से बाहर धर्म प्रचार का साहस नहीं कर सकता था। जब ऐसी दशा थी तो ग्रामों में प्रचार की तो कतई क्या कहनी है। जालंधर शहर आर्य समाज ने इस सारी प्रथा को ही बदल दिया। किस प्रकार यह प्रथा बदली गई और किस प्रकार सोई हुई आर्य संतान को बड़े से बड़े अंधकारमय कोनों में जगाया गया, इसका वृत्तांत बड़ा मनोरंजक है और उस श्रृंखला में वह शास्त्रार्थ पहली कड़ी है जिसका यत्किंचित स्मरण रहा हुआ वृत्तांत मैं यहाँ दूंगा। पिताजी के रुग्ण होने के कारण मैं प्रत्येक आदित्यवार के साथ एक दिन और मिलाकर उनके दर्शनों के लिए तलवन जाया करता था। एक बार शायद चैत्र में 3-4 दिनों की छुट्टी थी। मैं तलवन गया था। जब लौटा तो मेरे बैठक पर पहुंचते ही आर्य समाज के कुछ सभासद मिले। उन्होंने यह बतलाया कि अमृतसर के एक श्यामदास नामी पंडित ने आफत मचा रखी है। उन सभासदों ने शिकायत की कि आर्य समाज के धनाढ्य पदाधिकारी कानों में रुई डाले बैठे हैं और श्यामदास ने उन्हें कहीं खड़ा होने के योग्य नहीं रख छोड़ा है। वह बारंबार शास्त्रार्थ के लिए ललकारता है और नियोग आदि के विषय में अश्लील शब्दों का प्रयोग कर सर्वसाधारण को भड़काता है। आर्य भाइयों को मैंने बैठाया और शास्त्रार्थ की स्वीकृति का पत्र उसी समय लिखकर उनके हवाले किया। सब सभासद प्रसन्न होकर चले गए। कुछ लिखा पढ़ी के पश्चात पंडित श्यामदास को शास्त्रार्थ का विषय मूर्ति पूजा तथा अवतारवाद का मंडन मानना पड़ा और अंतिम पत्र से तीसरे दिन की तिथि नियत की गई। आर्य समाज के सभासदों में से एक काशीराम थे जो मेरे यहाँ मुंशीगिरी के भी उम्मीदवार थे। मैंने अपने पत्र के साथ उन्हें श्रीमान लाला साईदास जी प्रधान आर्य समाज लाहौर के पास भेजा और प्रार्थना की कि शास्त्रार्थ के लिए कोई पंडित हमें दिया जाए। अभी तक पंजाब में प्रांतिक आर्य प्रतिनिधि सभा स्थापित नहीं हुई थी। पंजाब के आर्य समाजों में यद्यपि राय मूलराज, लाला जीवनदास, लाला लालचंद आदि अनेक मुखिया समझे जाते थे, किंतु अंदर वाले सब जानते थे कि समाज रूपी गृह के कर्ता हर्ता उस समय के प्राण लाला साईदास ही है। काशीराम लाला साईदास जी के पास पहुंचे। वहां से न केवल यही कि कृतकार्यता न हुई, प्रत्युत उत्साह को गिराने वाले शब्दों की बौछार भी पड़ी। कई लाहौरी भाइयों ने कहा, छोटे छोटे आर्य समाजों को बिना हमारी आज्ञा के शास्त्रार्थ नहीं रच लेना चाहिए। एक युवक ने जोश में आकर कहा, यदि साहस नहीं था तो शास्त्रार्थ की डींग क्यों मारी। काशीराम फिर क्या ठहरते, वहां से लौटते अमृतसर ठहरे। उस समय पंडित धर्मचंद्र जी काश्मीरी उक्त आर्य समाज के प्रधान थे। उन्होंने लाजपत नामी एक ब्राह्मण पुत्र को छात्रवृत्ति देकर पढ़ाया था। उन्होंने उस विद्यार्थी को काशीराम जी के साथ कर दिया। रात को शास्त्रार्थ था और लाजपत जी मेरे पास दोपहर को पहुंचे।
बातचीत करने पर पता लगा कि उनमें भाषण शक्ति अच्छी नहीं है। मैंने उनको ऋषि दयानंद कृत भाष्य में से नियत विषयों पर मंत्रार्थ सरल करने में लगा दिया। रात को जैसे तैसे शास्त्रार्थ हुआ। लाजपत जी संस्कृत में बोलते थे। पंडित श्यामदास ने उपस्थित जनता पर प्रभाव डालने के लिए आर्य भाषा में भाषण आरंभ किया। फिर क्या था, जब उधर से प्रतिज्ञा भंग हुई तो मैंने स्वयं आर्य भाषा में उत्तर देना आरंभ किया। तब तो पंडित जी ने इस पर बल दिया कि विद्यार्थी लाजपत ही शास्त्रार्थ करे, किंतु मेरा उत्तर यह था कि जब दूसरी ओर से संस्कृत में भाषण करने की प्रतिज्ञा एक बार तोड़ी जा चुकी है तो शास्त्रार्थ मैं ही करूंगा। परिणाम क्या हुआ यह मैं नहीं कह सकता, किंतु इतना अवश्य कह सकता हूँ कि आर्य समाज का गौरव सर्वसाधारण की दृष्टि में घटा नहीं। इस शास्त्रार्थ के दो परिणाम हुए। प्रथम यह कि जब दूसरे दिन काशीराम जी ने लाहौर की सारी कथा सुनाई तो मैंने दृढ़ मानसिक प्रतिज्ञा कर ली कि आगे कभी अपनी सहायता के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं करूंगा। इस मानसिक संकल्प ने मुझे आर्ष ग्रंथों के स्वाध्याय की ओर अधिक रुचि दिलाई। इसके पश्चात के दिनों की दिनपत्रिका देखने से विदित होता है कि ज्येष्ठ संवत 1943 अर्थात सन 1886 ईस्वी के आरंभ से ही मैंने मूल वेदों की पुनरावृत्ति आरंभ कर दी थी। दिन में कई बार जहाँ कुछ न कुछ धर्म संबंधी अध्ययन करता, वहाँ प्रातःकाल संध्या अग्निहोत्र के पश्चात कम से कम 20 वेद मंत्रों का पाठ शनैः शनैः अवश्य होता। वेद भाष्य का देखना भी पीछे आरंभ किया तो उसके लिए और ही समय निकाला। प्रातः अन्य नित्य कर्मों की समाप्ति पर मूल वेद के पाठ का अभ्यास बहुत देर तक चला। उन दिनों बिना व्याकरण आदि जाने भी वेद मंत्रों में जो उच्च गंभीर और आश्वासक भाव कभी कभी अनुभव में आते थे, एक आश्चर्यजनक घटना थी। कई बार मैंने उस समय के प्रसिद्ध पंडितों के सामने कुछ भाव लेकर जो मूल मंत्र पेश किए तो उन्हें आश्चर्य होता था और उनमें से कई यह मान लेते थे कि वेदार्थ तक पहुंचने के लिए वेदांगों की सहायता की अपेक्षा मानसिक शुद्धि की अधिक आवश्यकता है। यह अवस्था केवल संवत 1948 के फाल्गुन मास अर्थात 1891 ईस्वी तक रही। उसके पश्चात आर्य समाज के घोर युद्ध में अन्य हानियों के साथ सर्वोत्तम स्वाध्याय का भी लोप सा होता गया और उस स्वाध्याय की भूख बारंबार चमकने पर भी उसमें विघ्न पड़ते ही रहे। इसका दूसरा परिणाम यह हुआ कि जालंधर नगर निवासियों का ध्यान आर्य समाज के काम की ओर बड़े जोर से खींचा। इसके सभासदों पर मतवादियों की ओर से आक्रमण आरंभ हुए। तपाया हुआ लोहा चोटों से अधिक बढ़ता है। इसी प्रकार आर्य पुरुषों पर जितने आक्रमण हुए उतने ही उनके हृदय विशाल होते गए। पंडित श्यामदास के व्याख्यानों का खंडन दूसरे दिन से ही आर्य मंदिर में आरंभ हो गया। इतनी भीड़ आर्य मंदिर में पहले कभी नहीं हुई थी। 30-35 सभासद भी बढ़े और उत्साह से काम होने लगा। क्रमशः